दोस्तों, आप सभी का आज के ऑनलाइन वेबिनार में मैं हेमंत यादव आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो वेबिनार है ये बहुत ही अहम मुद्दे पे बात की जा रही है, क्योंकि हम जिस ड्रग की बात कर रहे हैं वो ड्रग एक तरफ हमें हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है, वहीं पर यही ड्रग दूसरी ओर अगर हम इसकी अनियमित मात्रा लेते हैं, अनकंट्रोल मात्रा में यूज करते हैं, तो यही ड्रग हमारे लिए विनाशकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन दवाओं का, उन मेडिसिन का जिसका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है। मतलब चूंकि यहाँ पे आज मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्कशॉप में, इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे साथ में सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे बीच मदन छेत्री सर, डॉक्टर मदन छेत्री सर हैं। श्री उत्तम उपाध्याय जी हैं जो एक प्रोग्राम ऑफिसर हैं, और सिक्किम से जो लड़के, जो युवा यहाँ पे एनएसएस से संबंधित हैं वो जुड़े हुए हैं। साथ में हमारे पास में उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे युवा हैं, नेहरू युवा केंद्र के प्रोग्राम ऑफिसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं, बिहार के बहुत सारे जो यूथ एक्टिविस्ट हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ में लोग हैं। तो एक तरह से ये वर्कशॉप एक राज्यों में न बट के, किसी एक पर्टिकुलर राज्य में न बट के, ये हमारी नेशनल वेबिनार रूप धारण किया। और इस वर्कशॉप का जो टाइटल है, द रोल ऑफ यूथ फॉर शेयरिंग फैक्ट्स ऑन ड्रग एंड सेविंग लाइफ। जी, हमने यूथ इस वेबिनार को यूथ से इसलिए जोड़ा कि अक्सर देखा जाता है कि जो ड्रग का यूज हमारा मैक्सिमम जो है यूथ करता है, और यूथ ड्रग का यूज करता है लेकिन किसी से शेयर नहीं करता कि हम ड्रग ले रहे हैं। तो होता क्या है कि सपोज जैसे मैं हेमंत, मैं किसी ड्रग का आदी हो जाता हूँ, हैबिचुअल हो जाता हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो किन्हीं कारणों, ड्यू टू एनी रीजन, हम अपने साथियों को नहीं बताते कि इस ड्रग की वजह से मुझे इस तरह की प्रॉब्लम, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन का शिकार में हो रहा हूँ। हाँ, बल्कि हम अपने दूसरे साथियों को प्रमोट करते हैं कि आप भी ड्रग लो। ठीक है, तो अगर हम फैक्ट शेयर करते अपने दूसरे साथियों को, युवा साथियों को, तो वो साथी ड्रग लेने से अपने आप को बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रही बात कि ये ड्रग लेते क्यों हैं, हम थोड़े से प्लेजर के कारण हम ड्रग लेते हैं, जिसपे हमारे साथ में डॉक्टर आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर के जो यहाँ पे गैंगटोक के जो डॉक्टर श्री प्रकाश हैं, हम उनसे भी इस पे चर्चा करेंगे। साथ में हमारे साथ में इस कार्यक्रम में श्री वीरेंद्र मिश्रा जी हैं जो आईएएस हैं, और इसी सेक्टर में उनका वो डायरेक्टर हैं, जो आपका जो एंटी ड्रग जो कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, वो जो है इसी सेक्टर, इसी के लिए वो काम करते हैं। मिनिस्ट्री वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, और जो हमारा जो एंटी ड्रग डिपार्टमेंट है उसके वो डायरेक्टर है, तो वो भी आएंगे, हम उनको भी सुनेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि हम ड्रग लेने की बात कर रहे थे कि हम ड्रग जब अधिकतम लेते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से तरह तरह की विकृतियां हमें आ जाती हैं। हम बीच बीच में इस पे हम चर्चा करते रहेंगे। ड्रग्स लेने से, जैसे कि अभी एक एग्जांपल है, कोरोना के समय जो जो इंजेक्शन था, जो एक सीरीज थी जिसके लिए बहुत हम लाखों रुपए खर्च करते थे, लेकिन जिन लोगों ने उस वैक्सीन को लिया है कोरोना से बचने के लिए, आज उनको ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। वो भी एक ड्रग है। ठीक है, तो जहां पे एक ड्रग हमें लाइफ हमारी लाइफ को सेव किया, सुरक्षित किया, वहीं पे वो ड्रग जो है हमें ब्लैक फंगस के शिकार भी बनाया, जिसकी वजह से हमारी आंखों का जो आंखें तक निकालनी पड़ी,
हमारे हाथ को काटने पड़े। हाँ, तो आप देखिए, एक तरफ ड्रग की नियमित मात्रा हमें प्राण आयु देती है, हमें जीवन देता है, दूसरी तरफ हमारा जीवन भी लेता है। तो इसीलिए आज इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हमें ज्यादा ड्रग नहीं लेना चाहिए। ड्रग अगर हम लेते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो हमें ड्रग लेना चाहिए कैसे? डॉक्टर के प्रिकॉशन से। डॉक्टर जब बोलता है कि आपको ड्रग लेना है, तभी आप ड्रग लें, नहीं तो आप ड्रग नहीं लें। जी हाँ दोस्त, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि 26 जून 1987 को यूएन ने, जैसे बहुत सारे अभी इंटरनेशनल योगा डे हम मनाए मनाए हैं, ठीक है, उसी तरह से 1987 को यूएन ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज को सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी स्थापना किया। तो कार्यक्रम की हम बीच बीच में आपको हम भी बात करेंगे, हमारे साथ में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी बात करेंगे। जो हमारे जो आईएएस वीरेंद्र मिश्रा जी हैं, वो 3:15 पे वो ज्वाइन करेंगे, हम उनकी भी बात सुनेंगे। हाँ, हम कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमारे जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मदन छेत्री, मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप अतिथियों का अभिनंदन करें, आप वेलकम करें, क्योंकि ये हमारे यहाँ की प्रथाएं हैं। तो सर आपका स्वागत है, प्लीज सर। ओके जी। मदन सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। मदन सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें। Uh, uh, just a bit. This is okay. So, am I audible to all of you? Yeah. So, सर very good afternoon and सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन पीछे बहुत सारा इको आ रहा है, उसको आप देखिए जरा सा। जी, आप मास्क निकाल लें सर, कोई हर्ज नहीं है, मास्क निकाल लें। ये आते जाते रहे थे तो हाँ सर, इसीलिए अभी आवाज आ रही है सर, अभी आवाज आ रही यहाँ है। आवाज आ रही है। अच्छा, जी सर। welcome to all the participants here. Mr. Virendra Mishra, Director, National Institute of Social Defense, Ministry of Social Justice, Government of India. Mr. Naveen Kumar Naik, Regional Director, Nehru Yuva Kendra, Eastern Region, Government of India. Uh, Dr. Sri Prakash, Assistant Director in charge, Regional Ayurvedic Research Institute, Gangtok. Mr. Naveen Kumar Naik, Regional Director, National Nehru Yuva Kendra, Eastern Region, Government of India, and all the participants of the webinar here. From the platform of the coordinator of the Department of Humanities and Social Sciences and Sikkim Manipal University, as well as here I am the National Service Scheme NSS Program Coordinator of this university. I must say that we are privileged and honored to have you all here amongst us in this webinar. So the Department of Humanities and Social Sciences is the constituent unit of Sikkim Manipal University, which offers undergraduate, postgraduate programs in humanities, commerce, and literature. This department had started its journey in the year 2012 as one of the constituent units of Sikkim Manipal University and is continuously striving for its excellence in the field of academics and extracurricular activities. So in this context, this university has introduced a national service scheme as a nodal center. This department is working as a nodal center comprising all the units, medical college, technological, here, BTech and technology college, nursing, physiotherapy, MBBS. So all the units are coming under this nodal center, and we throughout the year, our volunteers are going to be engaged into different social outreach programs.
In the present scenario, all of us have largely been affected by the coronavirus pandemic. So it is known to all of us. So the webinar has become the appropriate platform for discussion and deliberations of different issues of current relevance as well as uh, current relevance in the context of national and international importance. Here we have been privileged today to have a panel of experts to make deliberations, a discourse on the role of youth for sharing facts on drugs and saving lives, which is the theme of today's webinar. I believe that today's discourse will definitely give all of us the insights over the relevance of the topic. I hope all the participants will definitely be able to take away the fruitful knowledge from this webinar. Once again, I would like to accord very, very warm welcome to all of you. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर मदन छेत्री जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जोश भरे अंदाज में सबका स्वागत किया और मुझे अच्छा लगा कि आपने हम लोगों से जो अपेक्षाएं की हैं कि ये वेबिनार जो है हमारे युवाओं को एक नई दिशा देगी, एक नई दशा देगी। तो जरूर हम आशा करते हैं कि जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो लोग और जो लोग हमें लाइव पे देख रहे हैं वो लोग भी इस वेबिनार से लाभ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो वेबिनार का जो थीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए एक प्राणवायु की तरह है। जी, हमारे बीच जो चीफ गेस्ट हैं आईएएस वीरेंद्र मिश्रा जी पधार चुके हैं। हम सर से अनुरोध करते हैं कि सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। हमने आपको को होस्ट बना दिया है और अपने जो उद्बोधन से जो एंटी ड्रग की बात करते हैं, जो ड्रग से होने वाले नुकसान हैं, आप उस संस्थान के डायरेक्टर हैं, तो सर अपने आप बताएं कि किस तरह से ये जो ड्रग है हमें नुकसान करता है और ये जो ड्रग है हमें किस तरह से हमारे युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है और किस तरह से हमारी प्रगति पे ये ड्रग बाधक है। सर आपका स्वागत है सर। श्री वीरेंद्र सर सर आपको सर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा के सभी युवाओं की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं सर। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी में बात करूं तो समझ लेंगे या अंग्रेजी में बात करें? सर होगा सर, आप दोनों यूज कर सकते हैं सर। अच्छा ठीक है, बाइलिंगुअल रहेगा यानी इंग्लिश बोला जाए हिंदी और इंग्लिश मिला के। चलिए, सबसे पहले तो वापस अपने परिवार में आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एनएसएस NYKS मेरा परिवार है। मैं एनएसएस में डायरेक्टर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NYKS में रहा हूँ, तो नेचुरल कि दोनों परिवार अपने परिवार में हरदम वापस जुड़ने में बड़ा आनंद आता है। और जहाँ तक पीछे से बोकारो से सरित बोल रहे हैं हिंदी पे सर, चलिए हिंदी पे बोलेंगे, हिंदी तो सब समझ ही लेंगे। और दूसरा इसके अलावा जी, हाय डॉक्टर संगीता, इट्स नाइस टू सी यू हियर। अच्छा, संगीता जी यहाँ पर हैं, उनका मैसेज देखा। एंड तो संगीता जी टेस्ट की हैं और वहाँ पे प्रोफेसर हम लोगों ने साथ काम किया है। एनएसएस का जो NYKS का जो एक प्रोजेक्ट था जो मुंबई में हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था, उसमें डॉक्टर संगीता और हम लोग के साथ थी वहाँ पर सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग से। तो सबसे मुख्यतः की ड्रग से संबंधित अगर हम चर्चा करें कि यूथ के लिए कैसे प्रभाव है, कि क्यों ज़रूरी है कि उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को जानकारी भी होनी चाहिए और दूसरा क्या हम लोगों को करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं कि युवा क्यों, भारत में हम युवाओं को क्यों एड्रेस करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग को पता है कि युवा का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है भारत में। मगर अगर किसी से पूछें आप अपने में से जो बैठे हुए हैं कि यूथ पॉलिसी 2014 क्या बोलती है युवा के डेफिनेशन में, कौन है युवा, तो कभी एक बार हम इंटरेक्ट करते थे तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ करता था। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि ये जो भी व्यक्ति
एक एज ब्रैकेट 15 से 29 साल के बीच में होते हैं तो उनको युवा कहा जाता है, यानी he or she comes and the person comes under the definition of youth. और भारत के जो आज का जो एवरेज पॉपुलेशन है वो 2021 में उम्मीद की जाती थी कि 29 साल हो जाएगी, यानी अब 21 में, क्योंकि हम लोग बीच मध्य 21 में चल रहे हैं, तो यानी युवा का पॉपुलेशन, आपका भारत का जो पॉपुलेशन है वो युवा हो गया, क्योंकि 29 साल तक युवा होता है और भारत का एवरेज पॉपुलेशन ही 29 हो रहा है. सो दैट इज वन थिंग लाइक विच इज ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं क्योंकि डेमोग्राफी में यूथ होना ज्यादा, यानी हमारे पास में बहुत जबरदस्त फोर्स एक तैयार है जो हर चीज को भारत मतलब पूरा एक दिशा चेंज कर सकते हैं, भारत का नक्शा चेंज कर सकता है भारत का. बट क्या अगर ये युवाओं को अगर तरीके से दिशा ना दी जाए, उनके एनर्जी को सही तरीके से अगर हम चैनलाइज ना करें, तो जो हम सोच रहे हैं, जिसके हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, तो क्या वो डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा या क्या वो बैगेज और बर्डन बन जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है. दैट्स $1 million क्वेश्चन. तो अब उसको दिशा कैसे दिया जाए ये एक अलग बात है, बट दिशा विहीन होने से कैसे बचाया जाए वो यहाँ पे मुख्यतः आज की चर्चा में आता है. और दिशा विहीन होने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा जो अहम भूमिका निभाती है वो है ड्रग्स का सेवन. जैसे ही ड्रग डिपेंडेंट होता है कोई व्यक्ति होता है, तो वो सिर्फ खुद के लिए एक परेशानी नहीं है, बट उस परिवार के लिए पूरा परेशानी है. वो पूरा एक समाज के लिए परेशानी हो जाता है और पूरा एक राष्ट्र के लिए परेशानी का कारण होता है. तो इसीलिए हर व्यक्ति, क्योंकि एवरी पर्सन इन दिस कंट्री, every citizen in this country has a role to play in nation building, that we have to understand. राष्ट्र निर्माण में हर एक व्यक्ति का योगदान है. हम लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि हम अकेले हैं तो हम क्या कर लेंगे. ये हर व्यक्ति, किसी से पूछेंगे ना कि आप राष्ट्र निर्माण में आप सहयोग करिए, तो कहते हैं मैं अकेला क्या कर लूंगा. आप ये नहीं जानते हैं कि समूह एक व्यक्ति से बनता है, समूह अपने आप नहीं क्रिएट होता है. इसीलिए आपका हर व्यक्ति जो है वो उतना ही अहम भूमिका निभाता है जितना बड़ा समूह होता है. तो आप अपने योगदान के बारे में सोचिए, समूह का योगदान तो अपने आप बन जाएगा, निर्मित हो जाएगा. तो भारत के निर्माण में हर व्यक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही अहम भूमिका है. उस भूमिका को आप समझिए. और जैसे ही वो व्यक्ति नशावृत्ति में घुस जाता है, तो वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप कम होता चला जाता है. वो एक, जिसे हम कह रहे थे डिविडेंड की जगह वो बैगेज और बर्डन बनना शुरू हो जाता है. तो इसको रोकना, रोकथाम करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक काम है. और ये रोकथाम देखिए सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो युवा है वो सिंपल एक विक्टिम ही सिर्फ इसका हो, वो जरूरी नहीं है कि वो ड्रग्स का विक्टिम ही हो. उसका रोल और भी हो सकता है. उसको सिर्फ विक्टिम की तरह ना देखें, बल्कि उसको ये भी एक सहयोगी की तरह देखें जो विक्टिमाइजेशन जो हो रहा है उससे बचा सके. स्टडी ये कहती है कि युवा लोग जो भी आपके इसमें नशावृत्ति में आते हैं, ज्यादातर लोग पीयर प्रेशर के कारण आते हैं. पीयर प्रेशर का मतलब होता है सहयोगियों के प्रेशर के कारण आते हैं. और अगर आप सहयोगियों के रूप में आप अपने आप को देखना शुरू करें कि मैं वो सहयोगी हूं जो अगर मेरे नजदीक और कोई मेरा मित्र अगर नशावृत्ति में जा रहा है तो उसको मुझे रोकना है, मैं उसको जाने नहीं दूंगा. और नहीं जाने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाता. इट इज नॉट फोर्स विच कैन सेव अ पर्सन फ्रॉम गेटिंग इनटू ड्रग्स. It is basically the counseling, it is basically the partnership, it is basically the love and affection that you, the warmth that you give to that person. तो आपका जो एक दोस्ती नाता, वो जो रिश्तेदारी है, वो एक अहम भूमिका निभाती है किसी व्यक्ति को ड्रग सेवन से जाने से बचाने के लिए. तो एक इस रूप में आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आप जिंदगी बचा सकते हैं, जो आज के थीम का भी मेरे सब्जेक्ट है, सेव लाइव्स ड्रग्स के थ्रू. तो वो एक आपकी अहम भूमिका हो जाती है कि साथी के रूप में हम क्या करें. अगर साथी कारण हो सकता है, अगर स्टडी ये बोलती है कि साथी कारण है किसी व्यक्ति का ड्रग्स में जाने के लिए, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या साथी कारण नहीं हो सकता ड्रग्स में ना जाने के लिए? और अगर वो ड्रग्स का सेवन करने लगा है तो वहां से निकाल के लाने के लिए, तो हम उसको क्यों नहीं सोचते हैं?
तो उस साथी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेट अस वर्क एज दैट फोर्स, लेट अस वर्क एज दैट कंपेनियन, जो व्यक्ति को वहां से ड्रग्स में जाने से रोके और जो चला गया है उसको निकाल के लाए वहां से। सो दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ यूथ। इसके अलावा कि ड्रग्स मार्केट में आ कैसे रहा है, अब देखिए एक स्टडी कहती है, अभी एनडीडीटीसी की एक स्टडी है, क्योंकि जैसे बताया गया कि मैं आजकल एनआईएसडी में हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, और वहाँ पे ड्रग्स डिपेंडेंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। वी आर द नोडल एजेंसी इन फैक्ट इन द कंट्री टू वर्क विद ड्रग डिपेंडेंट्स। तो यहाँ पे एक एनडीडीटी से एक स्टडी कराया गया था मिनिस्ट्री द्वारा, जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया था। उस स्टडी में भी काफ़ी चीज़ें उभर के आई है कि कहाँ कहाँ ड्रग्स किस तरीके का भारत में सेवन, किस स्टेट में किस तरीके का ड्रग्स का सेवन ज़्यादा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्टडी में ये उभर के आया है कि मतलब जो भी हमारे मिथ हैं ड्रग्स के बारे में वो बात तो अलग है, मगर स्टडी में एनडीटीटीसी कहती है, स्टडी के बाद जब चर्चा हो रही थी तो उनका कहना है कि जितने ड्रग्स अवेलेबल हैं मार्केट में उसका सिर्फ 10% या 15% ही ड्रग्स जो हैं कॉन्फिस्केट हो रहा है आपके एनफोर्समेंट एजेंसी से। जब एनफोर्समेंट एजेंसी की हम बात करते हैं तो उसका मतलब एनसीबी आ जाता है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, पुलिस, रेवेन्यू साइड, ये सारी चीजें हैं जो क्या कहते हैं उनको एनफोर्स करती हैं लॉज को और इंश्योर करती हैं कि मार्केट में सप्लाई चेन को किसी तरीके से रोका जाए। अगर 10% ही ये पूरा एनफोर्समेंट एजेंसी, या 15 या 20% मान लीजिए, या 25% मान लीजिए, अगर इतना ही अगर कॉन्फिस्केट कर पा रहे हैं और मार्केट में 75 या 50% भी ड्रग्स अवेलेबल आज के दिन है, तो कैसे हम युवाओं को रोक पाएंगे कि ड्रग्स वो ना लें? वो संभव तभी है जबकि आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें जो यूथ हमारे हैं। अगर पॉपुलेशन इतना बड़ा यूथ का है तो उस हमें अपने ही साथी को जाने से भी रोकना है, क्योंकि ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है। ड्रग्स को पूरा हम कॉन्फिस्केट नहीं कर पा रहे हैं, ड्रग्स को आने से भी नहीं रोक पा रहे हैं। बहुत चैनल्स हैं, मैक्सिमम काम कर रही है एनफोर्समेंट एजेंसीज, फिर भी इतने दिशाओं से और इतने सोर्सेज से ड्रग्स आ रहा है कि उसको रोकथाम करना पूरी तरीके से मुश्किल होता है। तो कैसे फिर उसको लेने से रोकें, वो सिर्फ आप ही के हाथ में, युवाओं के हाथ में। तो और एनएसएस, एनवाईके, दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल से आई एम वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से क्या कहते हैं luckiest person, I would say that in fact, कि एनएसएस का डायरेक्टर और एनवाईकेएस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ही समय रहने का मुझे क्या कहते हैं लाभ मिला था। ये कभी ना हुआ है, ना मेरे ख्याल से आगे भी कभी होता है कि नहीं होता पता नहीं है। तो दोनों युवाओं से मुलाकात मेरी हुआ करती थी। तो युवाओं का जो स्ट्रेंथ है उस पर कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, मगर युवाओं के स्ट्रेंथ को, अगर उनके जो युवाओं का एंथुसियाज्म है, अगर उसको हम दिशा नहीं देंगे तो उससे भी खतरनाक चीज कुछ नहीं हो सकती। इसीलिए हमको जरूरी है कि ये युवाओं के जो दिशा दें हम लोग, उनकी जो ताकत है उसको चैनलाइज पॉजिटिवली करें। और चैनलाइज करने के लिए सीनियर्स, हम लोग जो अब सीनियर्स हो गए हम लोग, हमारी बातों को युवाएं उतने नहीं सुनते जितना कि पीयर्स लोगों का सुनते हैं, अपने साथियों का सुनते हैं। तो इसीलिए हमको उनसे, साथियों को ही एक सेंसिटाइज करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा तुम्हारी ताकत क्या है। मैं हर बार एक बड़े इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं रामायण की चौपाई में बोलता हूँ जब मैं युवाओं से बात कर रहा होता हूँ कि कौन है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको जामवंत जी बोलते हैं। जामवंत जी हनुमान जी से बोलते हैं। जब हनुमान जी को बोला जाता है कि भाई लंका में है, सीता वहां पर है, आपको जाना है वहां पर, कैसे जाएगा, कौन जाएगा, कंफ्यूजन चल रहा है पूरा का पूरा, किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन कैसे पार कर पाएगा क्योंकि बीच में बहुत बड़ा समंदर है। तो फिर जामवंत जी हनुमान जी से बोलते हैं कि कहूँ ऋक्षुपति सुनु हनुमाना, काचुप साधु रहूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधान। यानी वो कहते हैं कि हे हनुमान, तुम पवन के पुत्र हो, पवन समान तुम्हारे में ताकत है, तुमको कौन रोक सकता है, जागो तुम खाली। मैं वही युवाओं से बोलता हूँ कि तुम लोग पवन के पुत्र हो, तुम लोग उस वो ताकत हो। युवा का मतलब भी वायु से है, उल्टा करिए युवा को, वायु हो जाता है। यानी अब सब पवन के पुत्र, पवन की पुत्रियां हैं, आप में इतनी ताकत है, उसको एहसास करिए और कंस्ट्रक्टिवली यूज करिए और देखिए क्या नहीं कर सकते। आप दिशा बदल देंगे इस भारत का, और जो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए पूरा का पूरा प्लान हो रहा है, बिना प्लान के आप लोग उसको पूर्ण कर सकते हैं। और एनवाईकेएस एनएसएस में वो स्ट्रेंथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन में आप लोग पार्टिसिपेट तो कर ही रहे, मगर जब बाहर जाएं तो अपनी ताकत को समझें और
जैसे यहाँ पे हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, उन लोग से सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जामवंत का रोल प्ले करें, इनको जगाया करें, युवाओं को बताया करें कि आपका रोल क्या है, आप कितनी ताकत है आप में शक्ति अपार है, बस उसका उपयोग करें और पॉजिटिवली उपयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वीरेंद्र मिश्रा सर, डायरेक्टर ANISD, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही बात बोला कि जिस तरह से एक पीयर ग्रुप आपको नशे में ढकेल सकता है, तो पीयर ग्रुप क्यों नहीं आपको नशे से बचा सकता है। मैं आपको ये बात कह के खुद गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि मैं पूरे भारत में घूमा, हमें कई जगह ऑफर मिले कि एक पैक लगा लो, ठीक है, मैं सबके साथ में बैठ के तो बैठता हूँ, लेकिन आज तक मैंने पैक नहीं लगाया। और मजेदार बात है कि अगर मैं कोई भी जर्नी करता हूं, सपोज मैं सिक्किम में हूं और मुझे बनारस जाना है, तो इस जर्नी के दौरान अगर कोई एक बंदा गुटखा खाता हो, चाहे पान मसाला खाता हो, मैं उसकी आदत छुड़वाता हूं। और मुझे बैक कॉल आती है, अगर कई सारे कॉल आई है, बैक कॉल आई है कि सर मैंने छोड़ दिया है, और ड्यू टू मेरे द्वारा, तो मैं इसके लिए लगातार प्रयासरत हूं। और मुझे अच्छा लगा कि मैं NSS वॉलंटियर भी रहा, मुझे इंदिरा गांधी NSS अवार्ड भी मिला था, मुझे नेशनल यूथ अवार्ड भी मिला, और आपको सुनने और देखने का मौका मिला। आशा करता हूं कि आपको मैं कभी दिल्ली में अगर मुलाकात होती है तो मैं जरूर आपसे भी मिलूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अगले जो वक्ता हैं डॉक्टर श्री प्रकाश, वो हमारे यहाँ गैंगटॉक में आयुर्वेदिक सेंटर है, रीजनल सेंटर, उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। मैं डॉक्टर श्री प्रकाश सर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने अनम्यूट करें, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। और एक डॉक्टर का क्या रोल होता है ड्रग्स से दूर रखने का, किस तरह से युवाओं को ड्रग के बारे में जागरूक करें, और कैसे युवा किन ड्रग को लेने से युवाओं के हेल्थ पे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक भी बुराइयां आती हैं, उनको कैसे रोकें, उनके क्या क्या होते हैं। सर, डॉक्टर श्री प्रकाश सर हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो। हाँ सर प्लीज। हेलो। हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये सर वीडियो नहीं ले रहा है। सर आप बोल दें सर। प्रॉब्लम हो रहा है जी। सर कैमरा इसको नहीं डिटेक्ट कर रहा है। तो पहले बताना था ना, हम इसको लगा दिए होते। सर आप थोड़ा टाइम ले लें, तो हम अब दूसरे वक्ता को बुला लेते हैं तब तक। हाँ? सर आप सर ठीक है, वो वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, बाकी तो ठीक है। ठीक है सर, आप उसके लिए थोड़ा टाइम ले लें सर। ओके सर। जी, मैं हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, ठीक है, मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, क्योंकि ऐसे तो मैंने विवेकानंद, महात्मा गांधी, मैंने सबको पढ़ा है, सबको सुना है, ठीक है, लेकिन जो वास्तविक रूप से जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, नवीन कुमार नायक, अभी रीजनल डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र उड़ीसा में हैं। पहले वो सिक्किम में थे, फिर कोलकाता गए, अभी उड़ीसा में है। मैं प्रेरणा स्रोत इसलिए हूं कि अभी कुछ दिनों बाद, मतलब कि जस्ट 5-6 महीने बाद रिटायर भी लेने वाले हैं, लेकिन ये जो जूम का जो यूज करना है, जूम को कैसे यूज किया जाए, कैसे लाइव किया जाए, हाँ, मैं उनसे सीखा। सोचिए, आज का यूथ हो के मैं उनसे सीखा, तो इसलिए मैं उनको प्रेरणा स्रोत में मानता हूं। उनसे मैं बोलना सीखा, उनसे मैं युवाओं को ट्रेनिंग देना सीखा। सर मैं आपको, सर जब तक श्री प्रकाश सर आते हैं, तो उसके पहले सर मैं आपको सर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर नवीन सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर आवाज नहीं आ रही है? नवीन सर आप अनम्यूट करेंगे? ओके ओके ओके, सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया, सॉरी सर। मैं सारे प्रतिभागी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे वो खुशी के विषय है कि बीना मिश्रा जी हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, एसडी डायरेक्टर थे, और मैं परसों ही उनको अनुरोध किया था इस प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। आज इंटरनेशनल ड्रग यूज डे है, उसमें काफ़ी बिजी थे। इन स्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल he has kind enough to attend this webinar। और मैं जब वेस्ट बंगाल में था, वो जब NSD का डायरेक्टर भी थे, और उस टाइम में काफ़ी फंड्स हमने दिए थे वेस्ट बंगाल में और बाकी तमाम स्टेट में भी, और इवन अंडमान निकोबार में।
तो हम लोग काफ़ी प्रोग्राम किए थे, बढ़ चढ़ के प्रोग्राम किए थे, IIC मेटेड डेवलप किए थे, नुक्कड़ नाटक किए थे, शॉर्ट फिल्म बनाए थे, काफ़ी अच्छा काम किए थे। और वो सिवाय हम TOD भी किए थे, एक TOD भी किए थे। तो लॉकडाउन पहले सारे कार्यक्रम हुआ था, और लॉकडाउन के बाद शटडाउन हो गया, तब भी हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि सर जब लॉकडाउन हो गया है तो आप कुछ फंड्स दीजिए जो कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन कंपटीशन करा सकते हैं, और ऑनलाइन काफ़ी काम हो सकता है। तो बोले कि थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाए, अभी कोई सिचुएशन है कि अभी NIST कुछ काम नहीं कर रहा। तो ये NYK के लिए बहुत ही बड़ी चैलेंजेस है। आज के डेट में आप देखिए, नशा जो है सबसे बड़ा शत्रु है। अब जिसको देखिए, गांव का कोई युवा अगर सिगरेट पीता होगा, इससे थोड़ा डेवलप हो गया तो वो कफ से पीता होगा, नहीं तो टेबलेट खाता होगा। ये चीज़ ऐसा मिश्रा जी बता रहे थे कि जितना यूज हो रहा है उसका एनफोर्समेंट भी 10% भी उसको पकड़ नहीं पाता है। तो ये कुछ चीज़ होता है, सरकार चाहता है बंद करने के लिए, हम नहीं चाहेंगे तो बंद नहीं पाए। दिस इज ए सोशल प्रॉब्लम, इसलिए इशू ऑफ सोशल डिफेंस। और दो चीज़ है, एक प्रिवेंशन है और एक क्योर है, और जो नशाग्रस्त हो गया उसको फिर पोस्ट रिकवरी करने के बाद क्या करना है। और मैं जब सिक्किम में था, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पर भी काफ़ी लोग यूज करते हैं। और आप फिल्म लेके जाते थे, फिल्म हॉल के अंदर घुस जाइए, वहाँ पर आपको कब से सिर्फ डिब्बा मिलेगा। पहाड़ी इलाका है, कहीं पहाड़ी में आप कहीं जगह चले जाइए, वहाँ पर लड़के छुप के कब से पी के फेंक दिया। आप जो बॉर्डर एरिया है, जैसा लंपू है, लंपू में कई बार पकड़ा गया। तो ये जो है नेबरिंग स्टेट से काफ़ी, बांग्लादेश है, बाकी म्यांमार है, काफ़ी जो स्टेट है वहाँ से पेंडिंग होता है। ये चीज़ें स्लीपर भी है, तो प्रमोशन करने के लिए है, और लाखों करोड़ों का ये बिजनेस चलता है। तो एक तो बिजनेस चलाने वाले अब ऐसा बंद करने के लिए प्रमोशन कर रहे हैं, वो लोग ड्रग्स चलाने के लिए प्रमोशन। एक बार कोई भी ड्रग खा लिया, मान लीजिए टबाको है, टबाको कोई सिगरेट के रूप में खा पी रहा है, कोई खैनी के रूप में खा रहा है, कोई गुटखा में खा रहा है, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव। जैसा मैं घर में रहता हूँ, गाँव में भी हमारा रिलेटिव में बुजुर्ग है। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। मैं एक ट्रेन में जा रहा था, और ट्रेन में एक आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर था, अभी बात नहीं है, 10-15 साल का बात है, और उस सेकेंड एसी में जाना भी बड़ा बात था, काफी बात हुआ, उनके मित्रता हुआ। मैं देखा तो बीच में खैनी खोल के वो खैनी बना रहे हैं और खा रहे हैं। बोला सर अब इतना बड़ा आदमी है, खैनी खा रहे हैं। तो बोले मेरा कोई नशा नहीं, एक ही नशा खैनी। तो कहानी इसमें खत्म हो गई। अब बोला इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लिव खैनी। तो बेटर है कि पहले से जो है, अब कोई सिक्किम में जो बोलते हैं वो नॉर्थ ईस्ट सिक्किम पर्टिकुलरली सिक्किम में ये जो लिकर जो है वो कमन लड़के पीते हो, और इसको एक सोशल कस्टम के पार्ट है। में जाएंगे वो हंडा पीना, दारू पीना एक पार्ट है। और जैसा थोड़ा जो आप धर्म को लेकर चलेंगे, तो जैसा गांव में बीड़ी पीना, बीड़ी जो है कमन था, उसका थोड़ा पैसा हो गया तो सिगरेट चल रहे। हम कॉलेज में जब गए एडमिशन लिया, तो कॉलेज पढ़ना में बहुत बड़ा फैशन था, और उस टाइम में सिगरेट पीना भी बहुत बड़ा बात था। हम 20-25 पैसे में चांसल सिगरेट पी के उसको राउंड राउंड बना के छोड़ देते, और एक सिगरेट को 8-10 लोग पी लेते। उसके बाद फिर जब पार्टी चल गया, सब इकट्ठा हो गए, तो थोड़ा सा दारू पीने का शुरू। ये जो संगत होता है, आपको अच्छा संगत मिलेगा नहीं, एक बुरा संगत बहुत मिलेगा। तो मैं सिगरेट पी रहा, सिगरेट को छूट डाले। तो ये जो चीज़ है, ये 5 सिगरेट तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ जो है आजकल की यूथ जो है एक्सपेरिमेंट करता रहता है। सपोज कहीं दारू पीना कमल है, तो बोला चलो दारू छोड़ के थोड़ा अलग कुछ करते हैं। इट बिकम पैशन, और फिर क्या होता है, उसको धीरे धीरे एक हैबिट बन जाता है। हैबिट बिकम दी व्हाट यू कैन से, दे बिकम दी एडिक्ट। एडिक्ट होने के बाद क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा कि ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। मैं देखा हूँ सिक्किम में, तो इवन दिल्ली में देखा हूँ,
कुछ लोग बच्चे, छोटे बच्चे जो है वो लोग जो पुलिस है उसको स्मेल करते हैं और उसको बहुत नशा है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ है, कोई ड्रग्स खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई और बड़े बड़े चीज कर रहा है। तो जब नेहरू के अंदर जो है हम लोग यूथ के साथ डील कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूथ को आगे बढ़ाना है, जो नशा खोर में चला गया, जो एज हो गया, और लाइफ में कुछ नहीं। तो हेमंत ने कुछ दिन पहले मुझे याद किया, याद नहीं था कि आज नेशनल ड्रग एब्यूज डे है। तो मैंने इमीडिएट बोला हेमंत जरूर उसको मैं, जो लोग इंटरेस्टेड है, मैं तो इसे फोर्स नहीं किया था, जस्ट शेयर किया था। अभी 100 लोग हैं और हमारा सीनियर ऑफिसर्स भी है, स्टेट डायरेक्टर लोग हैं, हमारा डेप्यूटी डायरेक्टर लोग हैं, कुछ DIO है, कुछ यूथ वॉलेंटियर है, काफ़ी एएसएस का जो सीनियर वॉलेंटियर्स हैं, काफ़ी एएसएस का वहाँ ऑफिसर्स हैं, और श्री प्रकाश जी ऐसा आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का है। तो ये प्रमुख लोग इसमें हैं। तो एक ये अच्छा पहल है, इसको केवल हम वेबिनार के जरिए का सीमित नहीं रखें, उसको हम प्रैक्टिकली, ये हमारा यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम है उसका भी एक पार्ट रखें, उसको प्रमोट करें, और प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान दें, क्योर के ऊपर ध्यान दें। और वह सिक्किम में जब था, वहाँ पर जब उतरेंगे सिंगथाम की तरफ, वहाँ पर एक ड्रग एडिक्शन आई हैव गॉन एंड सीन दैट सेंटर। और हमारे देश में NIST एक नोडल सेंटर है, नोडल इंस्टीट्यूट है, जो कि भारत सरकार की तरफ से वो ड्रग एब्यूज के लिए काफी काम करते हैं और डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं और उसको फंड्स भी देते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं हेमंत को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ऑल द वॉलंटियर्स, करीब 97 लोग हैं। इसको हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया में डालेंगे, और कुछ हमारा जो वेब पार्टनर है, वेब चैनल है, और कुछ TV है, जैसा BT भारत है, उड़ीसा का आर्गुस TV है, और 4-5 TV उसको हम शेयर करेंगे। और ये जो मुहिम है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। तो इसके साथ मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू नवीन सर, रीजनल डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र ईस्टर्न जोन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने उद्बोधन से हमारे जो युवा साथी हैं उनको आपने मोटिवेट किया और काफी कुछ नशे के बारे में बताया। जी हाँ दोस्तों, हम इस पे चर्चा करेंगे। नशा बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि सर ने बताया कि किसी भी नशे का जब हम अति करते हैं, ठीक है, ड्रिंक कहीं पे हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में एल्कोहल है, पूरी तरह से वर्जित है, सामाजिक प्रोग्राम का, सामाजिक जो कल्चरल उसका पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं और हम पहाड़ी जो इलाकों में जाते हैं, चाहे वो भारत हो चाहे भारत के बाहर हो, वहाँ पे ड्रिंक जो है एक दवा की तरह काम करता है। मैं सिक्किम में 7 साल से हूँ यहाँ पे, और आज तक मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सिक्किम में आज तक कोई मुझे एक ऐसा इंसान नहीं मिला जो ड्रिंक लेके सड़क पे चिल्लाते हुए दिख जाए। वहीं पे दूसरी तरफ अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश से बिहार की बात करूं, तो एक पैक लगा के पूरे सड़क को, पूरे गली मोहल्ले को अपने सर पे उठा लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ड्रिंक यहाँ पे एल्कोहल की वजह से होता है, कुछ अपनी मानसिक विकृति होती है जिसके वजह से ऐसा एंटी सोशल बिहेवियर हमारे सामने आता है। तो हम आगे चर्चा करेंगे, उस पे बहुत सारे वक्ता हैं। उसके पहले मैं डॉक्टर शिव प्रकाश सर जो हैं डायरेक्टर इंचार्ज आयुर्वेदा रीजनल सेंटर गैंगटोक में, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। सर अपने आप को अनम्यूट करें और इसके क्या-क्या ड्रग लेने के क्या-क्या साइड इफेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करें। डॉक्टर शिव प्रकाश सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। शिव प्रकाश सर, अब आवाज सुन रहे हैं हमारी? शिव प्रकाश सर, अब आवाज सुन रहे हैं? तो नहीं है, एक गाना शेयर करूं ड्रग एब्यूज के ऊपर? सर जब तक सर आप शेयर करिए। मेरे पास एक PPT है मैं जो तैयार किया है इस पे, तो क्या मैं उसको दिखा दूं या हम पहले गाना दिखा दो वीडियो। ठीक है, ओके सर। सर प्लीज।
ఓ యువత ఈ దేశంలో నువ్వే మా భవిత మాయదారి మత్తులో జారిపోతే ముప్పురా వెలుగునిచ్చే చదువులో చీకటడుగే తప్పురా నీ నెత్తురంతా బురద చేసే మాయమత్తేరా ఓ యువత ఓ యువత ఈ దేశంలో నువ్వే మా భవిత అమ్మలాలిని మించి ఉంద ఆమైకల్లో నాన్న కూడా గుర్తురాడ ఆ నిమిషంలో నిన్నే చూసి లోకం చీ అంటుంటే పాపం నిన్నే కన్నా ప్రాణం ఏడుస్తోంది చూడు కళ్ళ ముందే కన్నబిడ్డలు రాలిపోతుంటే డ్రగ్స్ మహమ్మారి మత్తులో పసివాళ్ళు తమ జీవితాన్ని కోల్పోతుంటే थैंक यू नवीन सर, आपने बहुत ही खूबसूरत एक वीडियो दिखाया। ये वीडियो तो मलयालम में था, मेरे ख्याल से लैंग्वेज मलयालम थी। हाँ, लेकिन एक जो प्रेरणा देने वाली थी। हाँ, लोग बोलते हैं ना, संगीत किसी भी भाषा में हो, लेकिन जब उसका मैसेज होना चाहिए, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, किसी भी भाषा में संगीत हो, लेकिन जब बजता है तो बड़े बड़े लोगों के पैर जो है थिरकने लगते हैं। तो ये जो संगीत के माध्यम से जो आज युवाओं को आपने जो संदेश दिया सिगरेट के विरुद्ध, वो जिन लोगों ने इसको सुना, आशा करता हूं कि उनका जीवन जो है सफल होगा और ये संदेश आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर श्री प्रकाश जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि सर आप अपने उद्बोधन से हम सबको उद्गृहित करें। सर, डॉक्टर श्री प्रकाश सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हेमंत जी। और मैं क्षमा चाहूंगा कि एक मेरे कंप्यूटर में अगर वीडियो आ रही थी तो साउंड नहीं, फिर मैंने मोबाइल से कोशिश किया, अभी मोबाइल से ही मैं कर रहा हूं, तो इसमें म्यूट हुआ था आपके तरफ से और हम लोग परेशान थे। तो खैर चलिए, और मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं कि आपने आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग विषय पर हमें जो कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आपने थोड़ा मौका दिया।
हम बहुत आपके आभारी हैं। और काफी लोगों का मैं सुन रहा था, जो हमारे अग्रज लोग हैं, बहुत अच्छी बात बताया लोगों ने कि ये इसके मानो क्या कारण हो सकते हैं, इसमें क्या समाधान हो सकता है, युवाओं की क्या स्थिति है। इस विस्तार से चर्चा हुआ। बहुत बहुत मैं आभारी हूं कि आपने मुझे भी मौका दिया। तो अब सवाल ये है कि व्हाई नीड्स टू ऑब्जर्व दिस डे, यानी ये इंटरनेशनल स्तर पर ये ड्रग एब्यूज जैसे समस्या को समाधान करने के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर इसको अभियान के रूप में लिया गया। इसका मतलब कि ये समस्या केवल भारत की नहीं है, ये समस्या पूरे विश्व की है और बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। कि सभी को स्वस्थ रखना और सभी की जिम्मेदारी, सभी लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रग एब्यूज है, ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम भी सदियों सदियों पुराना प्रॉब्लम है। हम लोग जब उसका अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि 6वीं शताब्दी बीसी में जब लॉर्ड बुद्धा को बोधिसत्व प्राप्त हुआ था और उनको ये सब ज्ञान हुआ कि इस सारे दुखों का कारण क्या है। भाई संसार में दुख है, दुख के कारण है और उसके निवारण भी हैं। तो उन्होंने बहुत सारे दुखों के निवारण के लिए बहुत सारे उपाय बताए। तो गौतम बुद्ध ने पूरी लाइफ अपना 35 वर्ष पूरा पैदल चल चल करके पूरे भारत में उन्होंने यह जागरूक करने की कोशिश किया कि ये जो दुखों का कारण है उसमें ये ड्रग एब्यूज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय भी, आज के 2500 साल पहले भी। तो उन्होंने देखा कि समाज में बहुत ज्यादा जैसे अहिंसा की प्रवृत्ति बहुत लोगों में है, अननेसेसरी लोग जो है पशुओं की बलि दे रहे हैं, मानव की बलि दे रहे हैं, जिंदा मानव को जो है दीवारों में चुनवा दे रहे हैं, और बच्चियां पैदा हो रही हैं तो उसको भी जिंदा मानो उसको मार दिया जा रहा है। इस तरह की अहिंसा की प्रवृत्ति बहुत जबरदस्त थी। उसके बाद उस दौरान जो है चोरी की भी प्रवृत्तियां बहुत थी, लोग चोरी भी करते थे। व्यभिचार तो चरम सीमा पर था। एक वर्ग को तो इतना अधिकार था कि वो किसी के साथ किसी भी दूसरे वर्ग की और के महिलाओं के साथ वो कभी भी रेप कर सकता था, उसको कोई सजा का प्राविधान नहीं था। मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में देवदासियां रखी जाती थी, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उसको भी कई बार तो उनको मार दिया जाता था, कई बार जिनको कुछ नाम दे करके कि वो हरि के जन हैं, हरि ने इनको पैदा किया है। इस तरह से तमाम सारी भ्रांतियां जो हैं, मानो ये करप्शन, व्यभिचार भी चरम सीमा पर था। लोग दारू, नशा, शराब तो मानो ये बहुत बुरी हालत थी। हर व्यक्ति जो है अपना वो बनाता था, पीता था, करता था। आज भी हम लोग इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम लोग देखते हैं कि जो लोकल वाइन जो ये लोग बनाते हैं, घर घर बनाने की परंपरा है, पीने की परंपरा है। इवन बच्चा जब पैदा होता है तो उसको उसी से शुरुआत कराई जाती है, तो उसी जो लोकल जो लोग बनाते हैं पीने के लिए द्रव्य। तो इस तरह से बहुत सारी ये प्रॉब्लम थी। तो बुद्धा ने जो 5 जो है ऐसा ये सील मार्ग दिया, उसने कहा कि उसको पाली भाषा में वो उपलब्ध भी है कि जैसे कि आप जो है जी हत्या न करें, आप चोरी व्यभिचार न करें, नशाखोरी न करें, और इन करीब 5 जो है प्रतिज्ञाओं को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा संघ बनाया, और संघ बना करके वो संघ के माध्यम से पूरे इस भारत में, जो उस समय ये भारत नहीं था, उस समय जम्बू द्वीप पूरा महाभारत हुआ करता था, अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा, लंका,
नेपाल, ये सारा का सारा जो है जम्बूद्वीप के नाम से महाभारत था। तो सभी जगह इन्होंने संदेश अपने उस संघ के माध्यम से भिजवाया और बहुत सारे सुधार हुए। एक समय ये था कि करीब 8वीं शताब्दी तक जब अशोका का काल था, पूरा ये बौद्धमय था, उस समय ये सारी चीजें, जीव हत्या से लेकर के चोरी, व्यभिचार और ये नशाखोरी, ये सारे बहुत कम हो गए थे, नहीं के बराबर थे। लेकिन एक समय फिर उसके बाद ऐसा दौर आया कि ये सारी प्रवृत्तियां फिर बढ़ती गई और पूरे विश्व में धीरे धीरे इसका जाल बढ़ गया और विश्व स्तर पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज करके उनको एक प्रण लेना पड़ा। उस समय 1919 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक नारकोटिक्स पर हुआ, जिसमें काफी संघाई में, जिसमें काफी जो है लोग निर्णय लिए कि इसको कैसे रोकथाम किया जाए, इसकी समस्या बढ़ रही है। फिर 1946 में ये कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग पर एक कमीशन का गठन हुआ और फिर अपना काम करना शुरू किया इन लोगों ने। और 1961-67 में यूनाइटेड नेशन ने कन्वेंशन भी कराया ऑन ड्रग कंट्रोल की, ये ड्रग एब्यूज के कंट्रोल को कैसे करेंगे, तो इन्होंने कन्वेंशन भी कराया। फिर 1987 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने डिसाइड किया कि 26 जून को हम लोग जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ये मनाएंगे और सारे लोगों को जागरूक करेंगे। इसका मेन मतलब यही था कि लोगों को अवेयर करना और इससे छुटकारा दिलाना। आज पूरे भारत में देखा जाए तो अभी हमारे अगले वक्ता बोल भी रहे थे कि युवाओं में इसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए ग्लोबल टारगेट भी उन लोगों ने फिक्स किया कि ड्रग को कैसे कंट्रोल करें और फ्री ऑफ ड्रग एब्यूज पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाए। इसमें ह्यूमन राइट की गाइडलाइन भी इन लोगों ने फॉलो किया। और ग्लोबली जो है सबसे बड़ी जो समस्या है वो ड्रग एब्यूज में वो टोबैको की है। टोबैको यूज इज वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ प्रॉब्लम या थ्रेट। इसमें जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है और इकोनॉमिक भी लॉस होता है, सोशल उनका एक तरह से बदनामी भी होती है कि उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। ये ड्रग एब्यूज करने से इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, जिसको हमारे युवा वर्ग को समझना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक लॉस होता है, हेल्थ लॉस होता है और उसके साथ साथ मान सम्मान भी समाप्त होता है, लोग मान सम्मान भी नहीं करते हैं। तो इंटरनेशनली जो है ड्रग कंट्रोल का एक फ्रेमवर्क जो बनाया गया, उसमें वो ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था हुई और उसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाए गए कि उनको जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। और जो भी है, जो देखिए जो भी ये ड्रग्स हैं एक्चुअली ये मेडिसिन भी हैं। जैसा हेमंत भाई बता रहे थे कि अगर इसको आप मेडिसिन के रूप में प्रयोग करें तो ये मेडिसिन का काम करेगा, लेकिन अगर नशाखोरी के तरह से अगर आप काम करेंगे तो ये ड्रग एब्यूज की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये ग्लोबली जो है इसमें सबसे ज्यादा एक 2016-17 में एक सर्वे हुआ था जो ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया करके एक संस्था ने किया था। इसमें यह पाया गया था कि 29% एडल्ट युवा जो है इसमें इन्वॉल्व है ड्रग एब्यूज में। यानी ये संख्या जो है 267 मिलियन, 26 करोड़ 70 लाख लोग जो है ड्रग एब्यूज कहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या स्मोकर्स की है जो टोबैको स्मोक करते हैं, उसके बाद खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं
और बहुत सारे बेटल्स जर्दा वगैरह का यूज करते हैं। आप देखते होंगे कि ये जो स्वच्छ भारत के अभियान में जब हम लोग सफाई करने निकलते हैं या करते हैं तो बहुत सारे गुटखे के जो है वो पैकेट जो है आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे, जिधर देखिए उधर मिल जाएंगे। वो उससे पता चलता है कि बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस गुटखे का प्रयोग करते हैं, नशा का प्रयोग करते हैं, टोबैको खाते हैं। तो ये 29% ये कम संख्या नहीं होती है, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और भारत सेकंड जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है इन टोबैको का। अब सोच लीजिए कि भारत में आप नशा उन्मूलन करना चाहते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो विश्व का सेकंड सबसे लार्जेस्ट है, जो इसका उत्पाद भी कर रहा है और उसका यूज भी कर रहा है। तो कहीं न कहीं से उत्पाद और यूज दोनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। और प्रत्येक वर्ष जो है 1.35 मिलियन यानी 13,50,000 जो है डेथ एवरी ईयर इस ड्रग एब्यूज की वजह से होती है। ये सर्वविदित है, सभी लोगों को मालूम है। टोबैको किल अप टू हाफ ऑफ द यूजर्स। अब अगर 29% यूजर हैं, अगर यूज कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि उसकी आधी आबादी जो है उस एब्यूज का शिकार होने के बाद वो उनकी लाइफ स्पान जो है बहुत कम हो जाती है। वो मेच्योर जो है अनमेच्योर डेथ हो जाती है उनकी। इसलिए इन सब चीजों पर कंट्रोल रखने की बहुत जरूरत है। आप जो है स्मोकिंग की बात करते हैं, तो स्मोक जो कर रहा है वो तो अपनी लाइफ डेंजर में डाल रहा है, लेकिन उतना ही नहीं है। एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है कि करीब 12 लाख हर साल ऐसे लोगों की डेथ होती है, प्रीमेच्योर डेथ होती है, जो स्मोकर नहीं है, लेकिन दूसरे के स्मोक से या दूसरे के सिगरेट और बीड़ी जलाने से जो धुआं उनको लगता है उसके वजह से लोग मरते हैं। अब उनका क्या दोष है? वो तो नशा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस टोबैको की वजह से उनकी जान जा रही है। तो इसीलिए ये इंटरनेशनली नेशनली इसकी जरूरत पड़ी कि भाई इसको रोका जाए। कम से कम वो लोग तो सुरक्षित रहें जो लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए ये बैन लगाया गया कि आप कॉमन प्लेस पर, ऑफिस में, घरों में ये यूज नहीं करेंगे स्मोकिंग। आप ऐसे जगह पर करेंगे जहां जिससे कोई दूसरा प्रभावित ना हो। तो सर आपकी आवाज शायद मुझे नहीं सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई दे रही है। नवीन सर, आप सर की बात सुन रहे हैं? आप नवीन सर, मदन सर, आप आवाज सुन रहे हैं सर की? बोलो। एक्चुअली शायद श्री प्रकाश सर अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए किसी कारण से सर। नहीं दे रहा। हाँ, तो शायद नेटवर्क, हाँ एक्चुअली नेटवर्क खराब होता है, तो ही विल कम बैक वेरी सून। तो जैसा कि सर बता रहे थे टोबैको यूजर के बारे में कि चीज लोग हैं उनके बीच में क्वेश्चन। जी, हमारे एक प्रतिभागी ने बोलो। हाँ सर, हमारे एक प्रतिभागी ने क्वेश्चन किया है कि भारत जब दूसरा स्थान है टोबैको यूजर में, तो प्रथम कौन है, फर्स्ट कौन है? तो मैं बताना चाहूंगा कि चीन जो है पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पे टोबैको यूजर में आता है। और चीन की जो 300.8 मिलियन पॉपुलेशन वो टोबैको यूज करती है, और भारत की 274.9 मिलियन पॉपुलेशन टोबैको यूज करती है। तो आप खुद ये देखिए कि कितना जबरदस्त प्रभाव है। ठीक है, और टोबैको का बहुत सारा यूज जो है मेडिसिन में होता है, लेकिन जी
अगर लेकिन बहुत जगह ये जो टोबैको जो है ये एक तरह से हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक भी होता है। अक्सर सिगरेट की जो पैक को लिखा रहता है उस पे लिखा रहता है कि इट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, बट हम इसको लेते हैं। तो शायद श्री प्रकाश सर इस समय उनका कनेक्शन कट गया है, तो मैं तब तक एक पीपीटी शेयर करता हूं। सर जैसे ही आएंगे हम सर को ले लेंगे, क्योंकि जो पीपीटी मैंने बनाई है सर। हाँ सर, मैं उसको सर शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है जी। जी, पहले तो इस पीपीटी में बताया गया है कि जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। हाँ, तो ये हमारे नॉलेज का विषय है। नॉलेज का विषय इसलिए है कि कभी-कभी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको लिए भी ये जानने की जरूरत पड़ती है कि आखिर में कब हुई थी और क्यों हुई थी। तो ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग जो है, ये 26 जून जो आज है 1987 में हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि यहाँ जो बहुत सारे जो पॉपुलेशन जो है, जो ड्रग जैसे अफीम का जो प्रोड्यूसर रहा, अफगानिस्तान रहा, भारत रहा, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। और रही बात कि जब ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हर डे का एक अलग-अलग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम। हाँ, अलग-अलग थीम होता है। 2005 का जो हमारा थीम था, वो था वैल्यू योरसेल्फ, मेक हेल्दी चॉइस। हाँ, अगर हम अपने आप को जस्ट ये हमारा थीम था। 2004 का जो थीम था, ट्रीटमेंट्स वर्क। 2003 का जो थीम था, वो लेट्स टॉक अबाउट ड्रग, कि हम ड्रग के बारे में बात करेंगे तो हम उसके बात करेंगे। 2002 का जो थीम था, वो सब्सटेंस एब्यूज एंड HIV एड्स। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रग के द्वारा ही कितने सारे लोग जो हैं, हम लोग कहें या युवा कहें, वो HIV से पीड़ित हुए। जी, HIV जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये केवल हमारे सेक्सुअल रिलेशन से ही नहीं बनता। जब हम ड्रग लेते हैं, हम सीरीज लगाते हैं, तो इससे भी बहुत तेज फैलता है। तो 2002 में खासकर HIV को इन्मूलन के लिए, HIV को खत्म करने के लिए, इसका जो थीम था, वो था सब्सटेंस एब्यूज एंड HIV एड्स। 2001 का जो थीम रहा, वो स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग्स। ये इसलिए था स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग कि हम जो भी हम खेल खेलते, ओलंपिक हो गया, क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया, हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं जो ड्रग की मात्रा लेके अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक बना के उस गेम को जीतना चाहते हैं, जो कि ये एंटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स के होता है। क्योंकि हम वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो अगर हम ड्रग ले लेते हैं तो हमारी जो पावर है बढ़ जाता है, और जब पावर बढ़ जाता है तो सामान्य जो यूथ होता है, सामान्य जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर्स होता है, उससे हम ज्यादा परफॉर्म करते हैं। तो 2001 का जो थीम था, स्पोर्ट्स अगेंस्ट ड्रग्स, इस पे बात थी। 2000 की जो थीम था, वो है फेसिंग रियलिटी, डिनायल, करप्शन अगेंस्ट वायलेंस। जी, क्योंकि ये जो ड्रग है, इससे बहुत सारे जो वायलेंस की बातें जो है वो सामने आती हैं। ठीक है, अब आता है कि ये दवाएं क्यों जरूरी, क्यों ये कैसे योगदान देती हैं, कैसे समाज को डिफेक्टिव करती हैं। तो ये जो ड्रग एब्यूज है, पूरे वर्ल्ड में एक ब्लैक मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम दवा जो लेते हैं, वो दवा एक प्रॉपर वे से हमारे जो टैक्स का पार्ट होता है और टैक्स देता है, लेकिन कुछ जो ड्रग जैसे अफीम हो गया, अफीम ये हार्मफुल भी है और मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। स्नेक पॉइजन को हम बहुत सारे लोग नशे के रूप में लेते हैं, लेकिन वो बहुत सारी दवाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो है ग्लोबल, जो इसका जो ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव, मतलब कि जो दो देशों के बीच में, आपको मैं बताना चाहूंगा कि चीन में करीब 900 साल पहले चीन में उनका राजा का पतन इसलिए हो गया कि वहां की मैक्सिमम जनता जो है ड्रग लेना शुरू कर दिया। हाँ, तो ये ड्रग केवल इंसान को ही हार्मफुल नहीं करता, ये ड्रग
पूरे समाज और राष्ट्र का पतन करता है। इसीलिए से वो संपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है इसके अगेंस्ट में इस पे बात करता है। और अभी जैसे कि भारत पाकिस्तान की जो हम रिलेशनशिप देखते हैं, तो हमने अक्सर ये देखा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में भी ड्रग का वो होता, एक होता है आर पार होता है, मतलब कि कालाबाजारी होती है, ठीक है, जो हमारे जो राजनीतिक और सामाजिक रिश्तों को भी ये कमजोर करता है। तो ये हो गया। फिर दुनिया में अधिकांश देश में ये वी कैन से लाइक दैट कि 99% कंट्री में जो ट्रैफिकिंग होती है वो ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है। और इसमें ड्यू टू ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत सारा जो वायलेंस होता है, बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, और क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, लोग पागलों की तरह लोग एकदम इसका एडिक्ट रहते हैं और उनको ड्रग चाहिए। तो सरकार तो उसको दवा के लिए बनाती है, लेकिन वहां पे जो होता है ये जो तस्करी के माध्यम से ये जो होता है, इस मैक्सिमम प्रॉफिट जो ये ट्रैफिकर होते हैं उनको मिलता है। तो ये बहुत बड़ा एक ये कारण है, ठीक है। दूसरी बात, जब हम ड्रग लेते हैं तो ये हमारे समाज को नहीं, हमारे घर परिवार, मीन्स अगर फादर ड्रग लेता है, मदर ड्रग लेती है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके बच्चे पर प्रभाव जाता है। फादर मारपीट आके करेगा, जो सोशल इन्वायरमेंट है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वहां वो होगा। मदर अगर करती है तो जो आने वाला जो जनरेशन है, जो बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उस पर गलत प्रभाव डालता है। तो इस तरह से ड्रग जो है सोशल और हमारे दोनों पे करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज ड्रग? ओके, ड्रग आर केमिकल कंपाउंड्स दैट इफेक्ट द माइंड एंड बॉडी। ओके, ये कभी मत सोचिए कि ड्रग से हमें केवल प्लेजर मिलता है, हमने एक सिगरेट लगा लिया और या एक पैक लगा लिया और हम रिलैक्स हो गए। ये हमारे दिमाग को भी प्रभावित करता है, शरीर के साथ साथ में दिमाग को प्रभावित करता है। यूज एनी ड्रग, ठीक है, आप कोई भी ड्रग यूज करिए, लेकिन बिना डॉक्टर के प्रिकॉशन के मत करिए। इसका जो प्रभाव होता है ये लॉन्ग टर्म भी प्रभाव होता है और ये शॉर्ट टर्म भी प्रभाव होता है। निकोटीन, हम अक्सर ये निकोटीन होता है टोबैको में मिलता है, आपका जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। तो अक्सर ये देखा, मैं आपको एक इसमें एग्जांपल अपने घर का ही देता हूँ। मेरे पिताजी, वो मेरे बर्थ के पहले वो बीड़ी पीते थे, अभी फ्यू ईयर एगो जस्ट, और उन्होंने बीड़ी जो है 90 के ड्यूरिंग 90 उन्होंने बीड़ी छोड़ दिया था, वो खैनी खाना शुरू कर दिया था। ये मेरी वजह से हुआ था। हम लोगों ने पिताजी को मना किया, मैंने पिताजी को मना किया, पिताजी ने माना, लेकिन हम उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए हम एक हॉस्पिटल में गए। जब एक्सरे कराया गया, सोचिए 30 साल पहले जो इंसान बीड़ी पीना छोड़ दिया था, उसका स्पॉट जो है अभी तक उनके एक्सरे में दिखा। आप सोच लीजिए कि जो लोग प्रतिदिन ड्रग लेते हैं उन पे क्या गुजरती होगी, वो कैसे जीते होंगे। तो दोस्तों ये हो गया। और ड्रग का उपयोग, ठीक है, मैं फिर बोलता हूं कि आप कभी भी ड्रग का उपयोग आप बिना डॉक्टर के सलाह के बिना मत लीजिए, ठीक है। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? भूख में परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, जब हमें भूख लगेगी ही नहीं तो हम कुछ खाएंगे नहीं। जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारा माल न्यूट्रिशन का हमें उसका प्रभाव पड़ेगा। माल न्यूट्रिशन मीन्स हमें कभी विटामिन कम बॉडी में कम होगी, कभी प्रोटीन कम होगी, कभी हमारे मिनरल्स कम होंगे, तो हमारे जो बॉडी का जो विकास है वो नहीं होगा। ये हो गया। फिर नींद नहीं आना। ओके, जब हम ड्रग लेते हैं तो हमें नींद की बीमारी हो जाती है, ठीक है। हम दूसरों से एग्रीमेंट करते हैं, जस्ट हम हर चीज को हम गलत रूप से देखते हैं, मीन्स कि सब कुछ गलत है। जो ड्रग के आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, वो हमेशा उनका बिहेवियर जो है एकदम एग्रेसिव होता है। आप देखते हो कि बहुत सारे जो माफिया होते हैं वो कभी प्यार से बात नहीं करते, हमेशा मर्डर, मारपीट ऐसे बात करते हैं। ऑल दीज थिंग आर एंटी सोशल एक्टिविटी। ओके, एंटी सोशल परफॉर्मेंस। तो हम हमेशा जो है, चाहे घर की में बात करें चाहे बाहर की बात करें, हमारा जो बिहेवियर होता है वो तिरस्कारपूर्ण होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी। ओके, कॉग्निटिव एबिलिटी जो है इंसान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जब हम ड्रग के आदी हो जाते हैं तो कॉग्निटिव एबिलिटी हमारी चली जाती है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, हमें क्या करना है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है।
ठीक है। फिर अब आता है ये, अगर एक दवा का उपयोग कैसे करें, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म क्या है, हमारे जो रिलेशनशिप खराब होती है, ओके, ठीक है। फिर हमारी जो वर्क, लोग बोलते हैं कि हम अगर ड्रग लेते हैं तो हमें कैपेबिलिटी बढ़ती है। दिस इज टोटली रॉन्ग परसेप्शन, ओके। डोंट थिंक लाइक दैट कि हम ड्रग लेंगे हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ये हमारी जो क्षमता है उसको कम करेगी, ठीक है। फिर व्यक्तिगत स्वच्छता बनाने की, ह्यूमन क्लीननेस की बात करते हैं, ओके। हम अक्सर हम जिस देश से हम बिलोंग करते हैं वहां पे हम अत्र दीपो भव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबम की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम ड्रग लेंगे तो ये सब सारी इच्छाएं, जो अच्छी जो वैल्यू है वो सब हमारी खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर इंक्रीज इम्पल्स, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, ओके, ये सब हो जाता है। हम जो काम नहीं करना है, हमने अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक व्यक्ति, एक व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति जो है ड्रिंक लेके, वीडियो आई थी, ड्रिंक लेके वो हाथी के सामने चला गया। हाँ, तो एक बार तो उसने एक बार शेर को, तो एक दो वीडियो थी मेरे पास में, मेरे होता तो मैं दिखाता, मैं तो शेर को सामने गया तो शेर तो चला गया, ठीक है। लेकिन उसकी आदत यही बनी रही, वो हाथी के सामने गया ड्रिंक लेके और हाथी ने उसको मार दिया। तो कभी कभी हम जब ड्रग लेते हैं तो हमारा जो कॉग्निटिव सेंस होता है वो खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमें हम खुद पे अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है, ये तो शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म में हम परमानेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन इज वेरी डेंजरस डिजीज फॉर यूथ, ओके। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, अभी सुशांत सिंह का जो मसला आया था, सुसाइड भी कर लेते हैं, तो क्या दिस इज आवर एम कि हम डिप्रेशन में जाए, हम ड्रग लें और डिप्रेशन में जाए और सुसाइड कर रहे। जिस समाज ने, जिस माता पिता ने हमें निर्माण किया है, जिस समाज को हमसे अपेक्षाएं हैं, हाँ, हम उसको सुसाइड, डिप्रेशन में जाके ड्रग लेके हम उसको सुसाइड करके उसको हम ये इस तरह से बात करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एंजाइटी, ओके, ड्रग लेने वाले ये परमानेंटली, हमेशा आपने देखा होगा कि वो उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर, ओके, हमेशा क्रूर बिहेवियर होता है। पैनिक मतलब कि हमें मारना है, हमें किसी को सुनना नहीं है, इस तरह का डिसऑर्डर जो है उनके अंदर हो जाता है। इंक्रीज एग्रीएशन, ओके, मतलब हम बोले इधर आ जाओ, थोड़ा सा उनको रुखा लगा, वो हम पे आक्रामक होकर बिहेवियर कर देते हैं, ठीक है। ये एक दो दिन की नहीं बात है, दिस इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ड्रग और ऑन ह्यूमन बीइंग, ओके। पागलपन, ओके, मेंटल डिसऑर्डर तो होता ही है। रात में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सपने, दुःसपने दिखते हैं, भूत होता है, ये क्या क्या दिखता है ना, भूत वगैरह होता नहीं है, लेकिन ड्रग के प्रभाव के कारण हमें ऐसे जो है, हमें ऐसे अपने दिखते हैं, ठीक है। फिर ड्रग एडिशन इज, तो ये अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया। हेमंत सर ज्यादा भाषण मत करो, और दो गाना मेरा अच्छा गाना है, हाँ, तो ठीक है, शेयर कर रहा सबको, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ। हाँ प्लीज सर, ओके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो मैंने जो बोला, हाँ, बहुत इंफॉर्मेटिव है और आप सबके लिए उपयोगी होगा। और अगर कोई अभी इस वीडियो के बाद में अगर कोई अपना विचार साझा करना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम होगा। इस वीडियो के बाद में सर प्ले करें सर। Coke Studio Season 9. ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी,
जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों की शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्तां। चेहरा एक पल यकी, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू महजबी महजबी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। धने धने जगा धने 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 जगा धने 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 जगा धने धने जगा धने जगा मगा मगा धने नि जगा गा मा धने धने मा मगा मा मा दा मा गा मा जगा मा दा नि सा गा धने 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 मा गा मा गा गा सा नि दा मा गा मा गा धने नि जगा गा मा मा धने नि जगा गा मा गा गा धने नि जगा मा गा मा गा 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 दी सा।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर डॉक्टर श्री प्रकाश जी हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम उनको बोलेंगे कि वो 2 मिनट में अपना जो भाषण बीच में छोड़ गए थे, अब उसको कंक्लूड करिए, फिर उसके बाद में हेमंत, मैं आपको और एक वीडियो भेजा हूँ, ये तो अलग था, ये ड्रग एब्यूज का बाद में देखा था। मेरा एक मीटिंग है, मैं लीव कर रहा हूँ, आई विश बहुत लोग यहाँ अभी भी 70 लोग हैं, हमारा सारे ऑफिसर्स भी हैं, तो एक इसके बाद यू शुड हैव द क्वेश्चन आंसर सेशन। कोई कुछ बोलना चाहेगा उनको चांस देना। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। डॉक्टर श्री प्रकाश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। चलिए, वो नेटवर्क चला गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गई, और बड़ा स्लो नेटवर्क है जिसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो मैं अब चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है और अब ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं जो ड्रग एब्यूज है, और मैं सुन रहा था कि काफ़ी चीज़ें हेमंत जी ने बताया भी कि ड्रग एब्यूज क्या है, कैसे है, लेकिन इसके लिए जो उपाय है, ट्रीटमेंट, मैं उस पोर्शन को थोड़ा सा बताना चाहूँगा और उसको बता करके मैं अपनी बात खत्म करूँगा। जैसे बहुत सारे जो ड्रग यूज हैं, जैसे ओपियम है और कैनाबीज है, टोबैको है, तो स्पेशली हम कैनाबीज जो भांग है और गांजा है उसके संबंध में, और टोबैको के संबंध में जो, और एल्कोहल के जो आदी हैं, यूजर हैं, उनके जो है अगर उस नशा को छोड़ते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, और उसका आयुर्वेद में भी क्या समाधान है, मैं उसको आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे अगर कोई टोबैको को अगर छोड़ता है, अगर वो उसके आदी बन गया है, तो उसे जो प्रॉब्लम होगी, एक तो एजिटेट करेगा, वो हर बात में जो है वो चिड़चिड़ापन का व्यवहार करेगा। दूसरा, उसके अंदर जो है एंजाइटी डेवलप हो जाती है, वो थोड़ा सा वो मानसिक रूप से वो परेशान भी हो जाता है, वो उसको भूख ज़्यादा लगती है, हंगर फीलिंग करता है, और पुअर कंसंट्रेशन, उसका जो माइंड है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है उसको, और उसको रेस्टलेसनेस जो है, उसको लगता है कि मुझको आराम नहीं मिल पा रहा है, उसको हमेशा थका हुआ महसूस करता है, नींद में उसके डिफिकल्टी होने लगती है। और इसी तरह से जो अगर भांग के नशा, गांजा के नशे के जो लोग आदी हैं, अगर वो अगर छोड़ना चाहते हैं तो ये सब तो प्रॉब्लम उनको होती ही होती है। इसके साथ साथ उनको हल्का सा जो है डिडीनेस, चक्कर जैसा आने का भी वो होने लगता है, ड्राउजीनेस लगता है, फियर, थोड़ा सा भय भी बना रहता है बार बार, और उनके उसके अलावा हेडेक भी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, उनकी भूख कम हो जाती है, और मूड उनका जो है हमेशा जो है बिगड़ा बिगड़ा सा बना रहता है, नाउजिया, वोमिटिंग भी होने लगती है, और रेसिंग थ्रोट, इनका जो है थॉट जो है वो बहुत तेज थॉट करने लगते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो है जो ओपियम के लोग यूज करते हैं तो उसके चूंकि कम है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। जो लोग एल्कोहल का प्रयोग करते हैं उनको भी कुछ इसी तरह से मिलते जुलते सिम्टम्स आते हैं, उनको भी रेस्टलेस न होगा, एजिटेट वो भी करते हैं, और अनईजी फील करते हैं, और नाउजिया, वोमिटिंग, हेडेक उनको भी कॉमनली होने लगता है, और उनके अंदर जो है ट्रीमर एक सबसे बड़ा कॉमन होता है। हमारे एक साथी बहुत भयंकर रूप से वो उसके शिकार हो गए थे, अभी नहीं है वो, उनका लिवर डैमेज हो गया और डेथ कर गए, हम लोग के साथ ही वो ड्यूटी करते थे। मैं बताऊं कि अगर वो जब तक वो थोड़ा सा वाइन ले नहीं लेते थे, ओपीडी में बैठ करके वो पर्चे नहीं बना पाते थे, उनका हाथ कांपने लगता था। तो ट्रीमर जो है एल्कोहल विथड्रॉल का बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, इसीलिए उनकी कई बार मजबूरी हो जाती है
वो मतलब छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते हैं, उनको फिर लेना पड़ता है। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारे जो है उपाय बताए गए हैं। जैसे अल्कोहल का कोई आदी है तो उसको श्रीखंडासो एक दवा बनी बनाई दवा है, उसको लेना पड़ता है, उससे धीरे 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 रिड्यूस होता है। लेकिन ये सब दवाई मुझे याद है कि वो डॉक्टर साहब पर हम लोगों ने देखा नहीं था, प्रयोग नहीं किया था, लेकिन एक स्टडी में ये पाया गया है कि अल्कोहल के जो आदी हैं तो श्रीखंडासो जो दवा है उसको लेने से धीरे धीरे वो सिम्टम्स कम होने लगते हैं। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कैनाबीज अगर कोई ले रहा है, उसका जो अगर विड्रॉल इफेक्ट आ रहा है तो उसमें मदन मोदक गुटिका एक जो है वो काफी इफेक्टिव है, उसका यूज करते हैं हम लोग। और कोई टोबैको का है, अगर आदी बन गया है, वो टोबैको छोड़ना चाहता है, तो अजवाइन जो हम लोग घरों में अजवाइन यूज करते हैं, तो उसका एक चूर्ण बना करके वो थोड़ा थोड़ा लेते रहने से वो धीरे धीरे वो जो भी नशा ले रहा है उसके बजाय इस पर वो शिफ्ट हो जाएगा, और उसको सिम्टम्स भी जो है बहुत कम मिलते हैं और धीरे धीरे वो ठीक भी हो सकता है। अगर कोई मान लीजिए ड्रग एब्यूज कर रहा है और वो विड्रॉल भी अगर करना चाहता है लेकिन नहीं भी कर रहा है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स और प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर नाउजिया और वोमिटिंग हो रही है, जैसे उल्टी उल्टी महसूस हो रहा है या उल्टी हो जा रही है, तो उसके लिए एलादी चूर्ण एक पाउडर, एलादी का मतलब कि वही छोटी इलायची, उसके इलायची का पाउडर बना करके उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूज करने से उसकी जो है ये नाउजिया और वोमिटिंग जो है कंट्रोल में आ जाती है। अगर उसको हेडेक हो रहा है, विड्रॉल से हो रहा है या ज्यादा पी लेने से हो रहा है, नशा ले लेने से हो रहा है, तो इसमें पिपली मूल, एक पिपली जो होती है उसके जड़ का जो है दवा बनी बनाई भी मिलती है, उसका प्रयोग करने से हेडेक भी कम हो जाता है। अगर किसी के जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, उनके जोड़ों में दर्द भी होने लगते हैं, जो ज्यादा आदी और यूज करने वाले होते हैं, तो उसके लिए जो है ये ज्यादा नहीं, ये अजमोदा एक प्लांट है, उसका पाउडर बनाते हैं, उसका यूज करते हैं। अजमोदादी चूर्ण के नाम से हमारे यहाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध भी रहता है, मिलता है। उसके पाउडर का यूज करने से उनके जोड़ों में जो दर्द वगैरह होता है वो कम होने लगता है। इसी तरह से अगर किसी का इंडाइजेशन हो गया है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया है, तो उसको पंचकोल का एक पाउडर हमारे यहाँ आता है, चित्रकादी बटी आती है, चित्रक के प्रिपरेशन है, वो सब करने से यूज करने से उनका थोड़ा सा भूख भी ठीक होने लगता है। उसमें अगर किसी को डायरिया, लूज मोशन हो रहा है, तो बेल बहुत इसमें कारगर होता है। बेल का हमारे यहाँ बिलवादी चूर्ण और बिलवादी लेह और लेह दोनों मिलता है च्यवनप्राश की तरह से, उसका प्रयोग करने से डायरिया से भी वो छुटकारा उसको मिल सकता है। अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्पनेस आ रही है, तो पुदीना, जो हरा पुदीना होता है, उसका थोड़ा सा रस बना लीजिए, और लेमन जूस थोड़ा सा उसका रस ले लीजिए, जिंजर का थोड़ा सा जूस, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा जूस मिला करके गर्म पानी में हल्के हल्के और पीते रहने से उनके पेट के दर्द, ये किसी भी तरह के पेट के दर्द में काम आता है। लेकिन ये जो ड्रग विड्रॉल है और ज्यादा ड्रग एब्यूजर हैं, उनको इसकी जरूरत पड़ जाती है। अगर हंगर फीलिंग ज्यादा कर रहे हैं तो एक अपामार्ग प्लांट है, उसका खीर बनाते हैं चावल में, दूध में, उसको भी थोड़ा सा डाल देते हैं, वो मेडिकेटेड हो जाता है और उसको खाने रहने वो कम हो जाती है। एंजाइटी और एजिटेट जो लोग करते हैं, एजिटेशन की उनकी प्रॉब्लम होती है, उसमें जो हमारे यहाँ जो ब्रेन स्टिमुलेशन की जो भी दवाइयाँ हैं, ब्रेन की जो ताकत और जो है स्मृति जो बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं, वो बहुत इसमें कारगर है। जैसे हमारे यहाँ सरसों का चूर्ण मिलता है, सरसों का रिस्ट मिलता है, अश्वगंधा रिस्ट है, अश्वगंधा पाउडर है, और जटा मानसी है,
ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा उसको चिंतित होने पर, एंजाइटी होने पर इन सब चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। बहुत लोगों को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने की दशा में जो है गुड़ पिपली मूल एक योग बना हुआ है, उसको देने से वो आराम मिल जाता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को हो रहा है तो उसमें आप त्रिफला चूर्ण और कटकी का चूर्ण जो है वो यूज करने से उसके कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ड्रग यूजर है और इस तरह के उसके सिम्टम आने लगे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको इस तरह का आयुर्वेदिक में बहुत सारे मैनेजमेंट हैं, उसका चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। और भी जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। इस कोविड महामारी में जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जो बीड़ी पीने वाले लोग हैं, उनको निश्चित रूप से सीवियरिटी ज़्यादा हुई होगी। हमारे पास आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन लिटरेचर ये बताता है कि जो लोग कंटिन्यूअस और ज़्यादा जो स्मोकिंग वाले हैं, उनकी जो लंग्स की जो नली है उसमें जो इरोजन भी हो जाते हैं, अल्सर बन जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और इस कोविड महामारी में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। तो इसीलिए सबके लिए जरूरी है कि जो चेन स्मोकर हैं या बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो इस हैबिट को त्यागें। अगर नहीं त्यागते हैं तो इस तरह के बैक्टीरियल वायरस जो इन्फेक्शन आते हैं फिर उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो इसमें कुछ ऐसी भी औषधियां हैं जो सिंगल ड्रग्स हैं, मैं उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देना चाहूँगा ताकि किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो नज़दीकी अपने आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटरों पर जाकर के कंसल्ट करके अपना दवा इलाज कर सकता है। इसमें जो है डी एडिक्शन अगर हम किसी को करते हैं, उसको नशे से छुड़वाना चाहते हैं, तो उसमें ये सब चीज दवाइयों को देने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे ब्राह्मी जो है ये मस्तिष्क को और स्मृति को बढ़ाने वाली दवाई है। ब्राह्मी है, मस्टु यदि चूर्ण है, जटामांसी है, शंख पुष्पी है, गुडुची है। आजकल टीनो स्पोरा कार्डिफोलिया गुडुची जो है इम्यूनिटी इनहांस की सबसे मजबूत और सबसे बेस्ट ड्रग है। इसको कोरोना पीरियड में हमें लगता है कि मैं कुछ ही लोग बचे होंगे शायद इसका यूज न किए हों, नहीं तो सारे के सारे लोग इंडिया से लेकर दूसरे देशों तक के ये गुडुची का इस्तेमाल किए हैं। ये इसमें भी बहुत कारगर है। अश्वगंधा है, ज्योतिषमती है, वचा है, ये हाइपरटेंशन, एंजाइटी, ये सारे लोग चीज़ों को कंट्रोल करती है। निर्गुंडी है और इस तरह से सर्पगंधा का टैबलेट वगैरह भी मिलता है हमारे यहाँ। इन सब देने की जरूरत पड़ सकती है अगर हम उसको नशा छुड़ाना चाहते हैं तो और कुछ प्रिपेयर्ड ड्रग भी आती है जैसे जहर मोहरा है, हिंगवास्तक चूर्ण बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, उपलब्ध हमेशा उपलब्ध रहता है हम लोगों के हॉस्पिटल में। अग्नितुंडी बट्टी है, योगराज गुगलू है, अश्वगंधा रिष्ट है, अश्वगंधा चूर्ण है, ये कंटकासव है और द्राक्षा रिष्ट है, द्राक्षासव है, पुनर्नवादी घृत है, ये एलादी गुटिका है। ये सब जितनी दवाइयां हैं निश्चित रूप से अगर किसी को नशा छोड़ाना है तो धीरे धीरे कुछ दवाइयों को उसको यूज करना पड़ेगा, तब वो छोड़ सकता है। अदरवाइज केवल हम छोड़ना चाहें, उसको छोड़ाना चाहें तो आसान नहीं होता है। विड्रॉल जो इफेक्ट आते हैं उससे वो परेशान हो जाता है और वो मजबूर होकर के फिर वो लेने लगता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को यहीं मैं रोकना चाहूँगा और मैं पुनः आप लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि डिस्टर्बेंसेस के बाद मुझे दोबारा भी आप लोगों ने सुना और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर शिव प्रकाश जी, आपने बहुत सारी जो आयुर्वेद में जो मेडिसिन दिए गए थे जो हम घरों में यूज करते हैं, अपने खान पान में यूज करते हैं, उसको ड्रग एब्यूज जैसी गंदी आदतों से दूर करने के लिए उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी कार्यक्रम समापन से पहले मैं चाहूंगा कि जिन लोगों की क्वेरी है वो मैसेज करके अपने को अनम्यूट करके या हैंड राइज करके आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर
उत्तम उपाध्याय जी को, जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर है, उनसे निवेदन करेंगे कि वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और किसी को क्वेश्चन अगर कुछ पूछना है तो आप हैंड राइज कर दीजिए वहां पे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं प्लीज। यस, मैं आपको जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी बोले, प्रशांत सुब्बा। Good afternoon, sir. Yeah. I'm NSS coordinator of Government Senior Secondary School, Gerethang, West Sikkim. So I had one question regarding that's Marijwa Ganja. Actually, I've heard somewhere that it's not harmful to our health, and also I had questions on that. Why does not it? Because of it, why does not? यस सुब्बा, आप क्वेश्चन बोलिए। So actually, my network is very slow. So can I just message it? Yeah, you can message me. You can message me. Yes, please. Yes, sir. Yeah. दूसरे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज। नाम तो नहीं लिखा है, OFB लिखा हुआ, प्लीज आप बात करें। मैंने आपको OFB, इट इज नॉट, नेम इज नॉट देयर। ममता मंजरी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या ममता जी बोलिए। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हेलो। हाँ, आपकी आवाज सुनाई दे रही है ममता जी, बोले। वो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, उनका फोन दीजिए ना प्लीज। वो जो डॉक्टर है ना, हाँ, अब ये जो डॉक्टर बात कीजिए, जो डॉक्टर है जी, चैट बॉक्स में नंबर है, चैट बॉक्स में देख लीजिए। आप डॉक्टर का मोबाइल नंबर हमका जरूर है। डॉक्टर श्री प्रकाश, चैट बॉक्स में नंबर है। नंबर आप चैट बॉक्स से निकाल लीजिए, किसी से, यहाँ डाल दिया गया है, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। दूसरे है दिग्विजय भारत, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दिग्विजय भारत, दिग्विजय आप प्रश्न करें। हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि हमारे ये पूरे भारत में जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनका कोई डाटा है कि कितने बच्चे हैं वैसे ड्रग एडिक्टेड जो हैं? सर श्री प्रकाश सर, क्वेश्चन आया है कि जो हमारे जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि हमने बताया कि कितने ड्रग एब्यूज के हैं, तो ऐसा कोई डाटा है क्या? एक डाटा तो है, लगभग 65,000 जो है चिल्ड्रन जो है, ये डाटा भी थोड़ा सा लेटेस्ट नहीं है, लेकिन 65,000 चिल्ड्रन जो है ड्रग एडिक्ट पाए गए थे। एक साल में एक बार डाटा निकला था। ये कब का है सर डाटा? 1.2 मिलियंस जो है, 12 लाख मैंने बताया कि जो ये टोटल जो है डाटा है, जिसमें ये बच्चों का डाटा है। ये जो चिल्ड्रन जो है, नहीं सॉरी, वो 65,000 का ही है। 65,000 का डाटा एक है जो इससे जो है लोग प्रभावित हैं। सर ये 65,000 का डेटा ये चिल्ड्रन का है? चिल्ड्रन का है ये कहाँ का है? ये अपने इंडिया का ओनली? रेफरेंस हम आपको बाद में दे देंगे। इस समय थोड़ा सा सब घास पास हो गया, वो डाटा मैंने रखा हुआ था। तो ओके सर, लेकिन मेरा सर कहना था कि ड्यूरिंग कोविड-19 में जो बहुत सारे बच्चे इसमें ड्रग एडिक्टेड हुए हैं हाल ही में, इसका कोई डेटा है क्या? इसका तो नहीं है हमारे पास। ओके सर, थैंक यू।
हमारे बीच में और कोई क्वेश्चन अभी नहीं है। सुबह ने अपने क्वेश्चन मैसेज किया यहाँ पे, मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है आपका। तो और किसी का? ठीक है दोस्तों, बस मैं कार्यक्रम के पहले, अच्छा आप ओके शेरपा इज देयर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। या नामग्याल शेरपा। Good afternoon, everyone. I am Namgyal Sherpa from Kyusing Senior Secondary School, Program Officers and Nodal Officers of South District NSS for this COVID-19. I'm audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much for organizing this such type of very good program. मेरा एक सवाल है, जैसे कि अभी सिक्किम में हर रोज ये ड्रग ट्रैफिकिंग का न्यूज आ रहा है सोशल मीडिया में। एवरी वीकेंड जैसे कि रंगपू में, जैसे कि मल्ली में, जैसे कि सिंगताम में, एवरी वीकेंड ड्रग सीज हो रहा है। ठीक है सर जी? यस। और मैं ये एक थोड़ा सा आपका ये आइडिया जैसा मैं शेयर करना चाहता हूँ। इतना सारा ड्रग्स अभी सिक्किम में आ रहा है, जैसे कि लॉकडाउन के समय में भी सिक्किम में ड्रग्स अभी सीज हो रहा है। ये कहीं से कहीं तक ये सिक्किम में गवर्नमेंट का अर्थात ये प्रशासन का थोड़ा सा मुझे नेग्लिजेंस लग रहा है। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि जो लोग ड्रग्स सेवन करता है उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल देता है। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। हेलो? हाँ सुन रहे हैं सर। जैसे कि ड्रग एडिक्ट को पकड़ के जेल में डाल देता है, उन लोगों को 3 months 4 months का पनिशमेंट दे के फिर वो लोग वहां से रिहा हो जाता है जेल से। क्यों ना हम सरकार की ओर से जेल में ही 3-4 महीने के लिए रिहेब सेंटर बनाने का कोशिश करें। मैं चाहता हूं कि जेल में ही कुछ 3-4 months का अथवा 6 months का रिहेब सेंटर बनाने से थोड़ा कुछ वहां पर जो एडिक्शन है, जो एडिक्ट लोग है, वहां पर थोड़ा सा चांसेस होगा कि उन लोगों को रिकवरी होने के लिए। जैसे कि अभी कोई आदमी पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे कि वो लोग रिहेब सेंटर में नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पर रिहेब सेंटर में मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, वहां पर फीस वगैरह क्या क्या देना पड़ेगा। अगर इसलिए वो लोग रिहेब सेंटर भी नहीं जा सकते, वो लोग ड्रग्स भी नहीं छोड़ सकता है। अगर उन लोगों को पुलिस अथवा कोई भी प्रशासन पकड़ के जेल में डालने से वहीं पर एक रिहेब सेंटर बनने से शायद वहां पर कुछ मदद हो सकता है उन लोगों को ड्रग्स से छुटकारा पाने के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार से आपकी माध्यम से ये गुजारिश हो जाए कि रिहेब सेंटर के लिए जेल में ही एक रिहेब सेंटर जैसा, काउंसलिंग सेंटर जैसा खोलने से ये अच्छा रहेगा। मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। शेरपा सर, आपने सही बात बोला। एक्चुअली जेल का जो अर्थ है, दूसरा नाम है, उसका नाम है सुधार गृही नाम है। ठीक है, जेल। हाँ जी, वहां पे कोई भी अपराधी जाता है वो सुधरने के लिए ही जाता है। जो अगर वो किसी ड्रग से एडिक्टेड हो या किसी दूसरे कुप्रभाव से एडिक्टेड हो, वहाँ सुधारना ही काम वहाँ पे। लेकिन अभी जैसा कि आप सभी हम देखते हैं कि सिगरेट पे हमें वार्निंग दी जाती है, लेकिन वो मार्केट में भी सेल होता है। ठीक है, बिहार में पूरी तरह से एल्कोहल बैन है, लेकिन आप बिहार में अगर आपको एल्कोहल चाहिए, जहाँ पे 100 रुपए मिलती थी वहां पर 1000 रुपए देना पड़ता है, वो आपको मिल जाएगी। ये रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है जी। नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि वो सेंटर ही है, वहां पर सुधारने की जगह है, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है ना सेंटर। जैसे कि जेल में वहां पर जो ड्रग एडिक्ट का जो काउंसलिंग देना पड़ेगा वो सिस्टम नहीं है ना। जेल में तो सिर्फ पुलिस वाला काउंसलिंग देगा, सिर्फ पुलिस वाला उन लोगों का कुछ शेयरिंग करेगा, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है ना, जो प्रोफेशनल रिहेब सेंटर का चलाने वाला होता है, उन लोगों को वहां पर डिप्यूट करने से अगर दे चार्ज सम एक्सटेंस ऑफ मनी एज अ फीस, सो दे कैन प्रोवाइड फ्रॉम द पेरेंट्स,
So Yes, it can be accessible for them. So better go to the rehab center. हेमंत जी, ये होने से थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है मेरे हिसाब से। यस सर। थैंक यू सर सर। डॉक्टर सिर्फ हेमंत डॉक्टर जी, सिर्फ का कुछ करना चाहेंगे जी? हाँ मैं थोड़ा सा इसमें कुछ कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ठीक ये है सर। आपका सुझाव वास्तव में बहुत अच्छा है। ये सुझाव हाँ इनका अनुपालन होना चाहिए। और इसमें जी सर। जो इस तरह के उसको अगर हम ड्रग एडिक्ट से मुक्त कर दिलाना चाहते हैं तो कुछ चीजों को निश्चित हाँ सर। रूप से उस जो सुधार गृह या जेल जो भी कह रहे हैं उसमें अनुपालन की आवश्यकता है। जैसे हाँ सर। उस व्यक्ति के साथ फैमिली फ्रेंड्स सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। यस अगर आप एग्जैक्टली किसी सर, को एग्जैक्टली सर। आइसोलेट करके और छुड़ाना चाहें तो वो आइसोलेट रहेगा, तो वो बार बार उसको जरूरत पड़ेगी, वो लेना चाहेगा। तो उसको फैमिली फ्रेंड ठीक है सर। सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। और उसके जो हाँ सर। विलनेस पावर है वो थोड़ा सा स्ट्रांग करने की जरूरत होती है। काउंसलिंग के द्वारा उसको समझाने की जरूरत होती है। उसको हेल्थ एजुकेशन की भी जरूरत होती है। हेल्थ के बारे में उसमें एजुकेट करने हाँ का सर। सिस्टम होना चाहिए उसमें। जी सर। और भी जो है प्रोग्राम जो है पुलिस के माध्यम से या जो भी वहाँ व्यक्ति हैं, एक पॉलिसी बना करके, प्लानिंग बना करके उनको हेल्थ एजुकेशन और उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी करने की जरूरत है कि वो लाइफ में कैसे अपने एंजॉय कर सकते हैं। और ये एंजॉय का रास्ता नहीं है जिसको ये समझ रहे हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मेडिकल सपोर्ट भी उनको देने की जरूरत है। जैसे ई सिगरेट करके आ रहा है आजकल, उसको देने से अगर कोई इस तरह के जो सिगरेट वो जो स्मोकिंग के माध्यम से जो ड्रग लेते हैं उसको दे करके उससे कम किया जा सकता है। आंवला या मधु रसायन वगैरह जो हमारे यहाँ है वो सब भी उनको हॉस्पिटलों में अगर उपलब्ध कराया जाए, दिया जाए साथ साथ, और उनको अनुपालन कराया जाए तो निश्चित रूप से वो छोड़ सकते हैं। काउंसलिंग भी ठीक ढंग से होनी चाहिए। और साइकोथेरेपी बहुत जरूरी है। मेडिटेशन, योगा, उस जो सुधार गृह में उनको डेली की डेली जो है मेडिटेशन कराए जाने चाहिए। योगा प्रैक्टिसेस जो थोड़ा सा मन को परिवर्तित करता है, उनको विलिंगनेस पावर को बढ़ाता है। ये सब चीजों को अगर वहाँ बढ़ाते हैं, अगर व्यवस्था करते हैं तो निश्चित रूप से सुधार होने के चांसेस ज्यादा हैं। एग्जैक्टली सर। और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको बताने की जरूरत है और निश्चित रूप से उससे सुधार हो सकता है। जी हाँ सर, एग्जैक्टली सर। अगर वहाँ पर सही ढंग से अवेयरनेस का प्रोग्राम रहेगा तो वहाँ पर चांसेस है सुधारने के लिए सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर शेरपा सर, एक्चुअली एवरीथिंग इन योर हैंड, आवर हैंड, ठीक है। गवर्नमेंट को ड्रग बेचना है, ड्रग बेचेगी, ठीक है। एल्कोहल को बेचना है, वो बेचेगी। आपने देखा कि लॉकडाउन में जो पहले जो खुला था वो शराब की दुकानें खुली थी, ठीक है। चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे सिक्किम की बात करें, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है। तो ये चीज हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है, और इसके लिए जब हम जागरूक रहेंगे तो समाज सुधरेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी जो लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, अगर वो इसके लिए इनिशिएटिव ले तो ये अच्छा हो सकता है। और मेरे ख्याल से कोई और क्वेश्चन, मैं छोटी सी एक मुझे वीडियो आई है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद में हम प्रोग्राम को ऑफ करेंगे। जी, छोटा सा वीडियो है। एक मिनट, just 1 minute. It is difficult to visual here. अब यो सँग चाहिँ तीन-पल्ट हुन्छ हैन क्वेशन पठाएको हेरेको छ। एक्चुअली मुझे कोई ऑप्शन इसका नहीं मिल रहा कि मैं कहाँ शेयर करूं, ठीक है। हम दूसरे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। मैं कार्यक्रम की समापन और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री उत्तम उपाध्याय जी, प्रोग्राम ऑफिसर सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी करना चाहूंगा। सर, उत्तम सर। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। प्लीज आप वीडियो ऑन कर लें। नहीं, मेरे पास अभी वीडियो का ऑप्शन नहीं है।
Okay. Anyways, thank you, Heman ji, very much. Good afternoon, everyone. I am extremely honored to have been entrusted with the responsibility of proposing the vote of thanks today for this webinar, which has had such a splendid dignity within. I believe that the deliberations made in the webinar today shall have a lasting impact on our youth, and each one of us will be able to take away the positives from the event. First and foremost, I express my sincere gratitude to the chief guest of today's program, Sri Birendra Mishra ji, who is also the Director of National Institute of Social Science, Government of India, for having consented to grace the occasion and delivering wonderful insights on the widely acclaimed theme of drug abuse. Thank you very much, sir. I take this opportunity to extend my heartfelt gratefulness to Mr. Naveen Kumar Nayak, Regional Director, NYKS Eastern Region, for accepting our invitation and presenting such a time-relevant deliberation in today's program. Thank you very much, sir. I would also like to extend my sincere thanks to Dr. Sri Prakash for his gracious presence and valuable insights on today's theme. Thank you very much, sir. Next, I would like to sincerely thank all the NYKS and NSS dignitaries from across the country, faculty members, NSS program coordinators, and program officers for their valuable presence in the program today. I would also like to extend my thanks to all the students and NSS and NYKS volunteers who have participated in today's event and made it a huge success. Last but not the least, I express my sincere gratitude to Dr. Madan Chetri, coordinator of the Department of Humanities and Social Sciences, Sikkim Manipal University, and our organizing secretary, Sri Hemant Yadam, for beautifully organizing this program. Thank you all. Thank you very much. Oh, hello, Yadav ji. Hello. So with this. Thank you, sir. Sir, Uttam sir. जी सर, जी सर. प्रोग्राम एंड करते हैं. जी. ठीक है. आप सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.